बेटो सर आ गए हो तो चल जाना, इंग्लिश वाला सर नहीं आया ना अभी। देखो भाई, मिस्टर एक्स wants to retire and receive rupees 5,000। नहीं नहीं नहीं, रुको, जरूरी नहीं है कि तुम्हें रुकना ही है। अच्छा, ₹5,000 a month। He wants to pass this monthly payment. He wants to pass this monthly payments to future generation. To future generations. He can earn an interest of 6% per annum compounded annually. Compounded annually. How much will he need? How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? To achieve his perpetuity goal. अब देखो इधर, मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी होती है R अपॉन आई। R अपॉन आई। अब आई क्या है बेटा, पर मंथ है, इसलिए 6/1200 निकालना। 6/1200 कितना हो रहा है, बोलो बताइए बेटा। 6/1200 कितना हो रहा है? 0.005। अब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आर है आपका 5,000 अपॉन 0.005। निकाल के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? कितना? 10 लाख। इसका मतलब वो 10 लाख रुपए अभी जमा करवा, लाइट जला 10 लाख रुपए जमा करवाएगा। 10 लाख रुपए जमा करवाएगा तो उसको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे बेटा। कब तक? इनफाइनाइट ईयर्स। सब चला दो, सब चला, इनफाइनाइट ईयर्स। क्लियर? अरे ये इसका परपेचुइटी गोल हो गया भाई। इसका मतलब 10 लाख रुपए जमा करवाएगा अभी वो, तो उसको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। कब तक? इनफाइनाइट ईयर्स तक। क्या ये समझ में आ गया? बोलो, बोलिए। अरे क्लियर है? अब आगे लिखो ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी में क्या होगा? इसका प्रेजेंट वैल्यू होगा R अपॉन आई माइनस जी। जी मतलब भाई ग्रोइंग है,
जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका 10% पर एनम चल रहा है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपने ये डिसाइड किया कि यार मुझे तो हर महीने 5% से इंक्रीज चाहिए, तो वो जी हो जाएगा आपका आर अपॉन आई माइनस जी। आई क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और जी जिस ग्रोथ से आपको अमाउंट चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आई माइनस जी। आगे हाँ, तो फिर भी करो, तुम्हें जाना हो तो चल जाओ, कोई दिक्कत ठीक। चलो लिखो इस पे प्रॉब्लम। assuming that the discount rate is भाई ये तो पता है ना क्या करोगे। डिस्काउंट रेट इज 8% पर एनम। हाउ मच वुड यू पे? You pay to receive rupees 1200 growing at 4% annually forever. अब देखो इधर, आपको रिसिप्ट चाहिए 1200 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%, और जी गिवन है आपको 4/100 0.04। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, आपका फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन आई माइनस जी। आर है 1200, आई है 0.08 माइनस 0.04। तो 1200 डिवाइड बाय 0.04 कितना आ रहा भाई? 30,000। 30,000। 30,000 आ रहा पक्का? यस सर। इसका मतलब आप 30,000 रुपये अभी जमा कराओगे, तो आपको हर साल 1200 रुपये मिलेंगे। हर साल आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 1200 रुपये मिलेंगे। कब तक? इनफाइनाइट ईयर्स। इनफाइनाइट ईयर्स तक आपको आपको 1200 रुपीज मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग परपेचुइटी। नेक्स्ट अगले पेज पे आ जाए। अगले पेज पे आ जाए। बस दो फॉर्मूले और लिखने हैं और काम खत्म। नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटा जो अभी नए आए स्टूडेंट 2 मिनट के लिए रुक जाओ बस। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू एमपीवी ये होती है टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। कितना पैसा आ रहा है माइनस कितना पैसा जा रहा है। तो टोटल केस इनफ्लो माइनस टोटल केस आउटफ्लो। इसको आप प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट केस इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट केस इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट केस आउटफ्लो, एक ही बात। दिस इज एनपीवी। एनपीवी क्या होता है? जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाया आपने और आपको ये जानना है कि भाई ये आपने कहीं पे भी अप्लाई किया बैंक में लोन के लिए, तो वो प्रोजेक्ट तभी आपका एक्सेप्ट होगा यदि एनपीवी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि एनपीवी आपका या तो 0 से ज्यादा है तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, और एनपीवी आपका लेस देन इक्वल टू 0 रिजेक्ट द प्रपोजल। अब आप बोलो सर 0 हुआ तो? 0 वो तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है बेटा।
आपने एक अपनी किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल दी, आपने देखा फर्स्ट ईयर में आपका 0 रहेगा, अगले साल थोड़ा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, मतलब 0 और 0 से ज्यादा, तो फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि उनको लगा कि वास्तव में आपका जो वैल्यू है या जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको लोन दे देंगे। लेकिन आपने ऐसा लगा कि उनका 0 या 0 से कम ही रहेगा, ग्रोथ के चांसेस नहीं है, तो फिर रिजेक्ट कर देगा वो प्रपोजल। तो ये होता है भाई। तो ये एक फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा भाई, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद भाई अब न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं बचे, अब सीधा सीधा है। एक आएगा आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे, तो ये कहलाएगा आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज रियल रेट ऑफ रिटर्न। nominal rate of return minus inflation, this is called real rate of return। और लास्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम बोलते हैं CAGR। अब बेटा CAGR क्या होता है कि जब आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, यदि उसको निकालना है आपको, तो आप CAGR से निकालते हैं। और ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ nth पीरियड, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल पीरियड की पावर 1/Tn माइनस T0 और माइनस 1। सपोज आपका, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 इनका आपका इनकम है या रेवेन्यू है। सपोज यहाँ पर 100 करोड़ था, यहाँ 110 था, यहाँ 150 था, यहाँ 180 और ये 200। अब मुझे इसका CAGR निकालना है। तो लास्ट ईयर का ग्रोथ आना रेवेन्यू कितना है 200, फर्स्ट ईयर का कितना है 100। 2005 में से 2001 को माइनस करो 1/4 माइनस 1। अब ये जो भी वैल्यू आएगी ना, ये आपका ग्रोथ रेट होगा, इसकी वैल्यू आपको वो गिवन होगी। अब 2 की पावर 1/4 जो भी आएगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। टू की पावर 1/4 जो भी आएगा वो आपका वैल्यू निकालना करना। बेटा 1 मिनट के लिए करना, 1/1.3 की पावर 4 करना। कोई कितना आ रहा है अभी मैं बताता हूँ अप्रोक्सीमेट कितना है। 1.3 की पावर 4 करना बेटा, कोई कितना आ रहा है, कोई बताएगा 2.8 कितना 561 कितना? 2.8561 2.8561 ठीक है कोई बात नहीं। 1.2 की पावर 4 करना, 2.0736 0.07 ठीक है 1.2 की पावर लगभग 4 के आसपास से बताइए। इसका मतलब ये आ गया 1.2 माइनस 1, 20% का रेट है भाई, इंक्रीज रेट। मतलब आपका जो इसका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ रेट 20% की, 20% की ग्रोथ रेट है इसकी, लगभग 20% से हल्का सा कम है, लेकिन 20% की मान लो, तो वो वैल्यू गिवन होगी, उसकी चिंता नहीं है। ये चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो बोला था वो स्टार्ट कर लेते हैं।
आ जाइए भाई, आप जितने भी स्टूडेंट आए हैं आप देख लो। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। भाई पहले सेंट्रल टेंडेंसी आएगा फिर डिस्पर्सन आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो पहला टॉपिक हमारा सेंट्रल टेंडेंसी आएगा। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करें अपन, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं अच्छी तरह से। पहले मैं ग्राफ के फॉर्म में समझा देता हूं। जैसे ये कोई कर्व, तो मान लो ये हाइट का कर्व है स्टूडेंट, एवरेज हाइट वाले सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हाइट वाले सबसे कम है, और सबसे कम हाइट वाले भी सबसे कम है। ये हमने हाइट का ग्राफ बना लिया। सपोज एग्जांपल, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो बेटा ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू, दिस इज एवरेज हाइट। तो ये इसका सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी को बोलते हैं हम बेटा एवरेज, एवरेज ऑफ डाटा। तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन जरूर लिखना। सेंट्रल टेंडेंसी is defined as tendency of given set of observations, to cluster around a single central or middle value, single central or middle value. This central value is called, this central value is called central tendency. ये जो आपकी मिडिल वैल्यू आ रही है इसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। दिस सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड, दिस मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। और हम इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब जो सभी डाटा का एवरेज आएगा उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम बात करेंगे कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी कितनी तरह की होती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा तीन सेंट्रल टेंडेंसी होती है। यदि आपसे पूछे ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर देयर, तो बेटा तीन ही होती है। पहला होता है मीन। वो अलग बात है कि मीन के तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? सभी बोलेंगे बाकी लोग। इसके तीन पार्ट होते हैं। अरे बोलो भाई, कौन कौन से पार्ट होते हैं मीन के? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, Geometric. ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जिसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये इसके तीन पार्ट होते हैं। सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गया मीडियन, एंड थर्ड आ गया मोड। अर्थमेटिक मीन को ए से डिनोट करते हैं
इसको G से डिनोट करते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं, मीडियन को किससे डिनोट करते हैं? M से, और मोड को Z. Z से। मीडियन कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फाइंड आउट होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम बोलते हैं ओजाइव्स, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। मोड किससे फाइंड आउट होता है? कौन सा कर्व ग्राफ है जिससे फाइंड आउट होता है मोड? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, वेरी गुड। हिस्टोग्राम, ये याद रखना पड़ेगा बेटा, हिस्टोग्राम। और मीन, मीन किससे फाइंड आउट होता है? किसी से भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होता है। तो ये वो ग्राफिकल मेथड है जिससे हम इन सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करेंगे। These are the method by which central tendency are find out. चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, भाई सिंपल सी बात है। अर्थमेटिक मीन क्या होगा कि जैसे आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, अप टू xn, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। इसका मतलब x बार आ गया आपका सिग्मा xi अपॉन n। दिस इज अर्थमेटिक सिग्मा xi अपॉन n, sum of all the observation divided by number of observations. This is arithmetic mean. ये इसका arithmetic mean है। सिग्मा मतलब sum of all the observation divided by n। चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर अगले पेज पर आ रहा हूं। बेटा वो जो मैंने बताया था अभी, वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए था। अब डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, स्क्रीन पे मेरा फेस वाला ब्लॉक कर रहा है, मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। एक सेकंड, कहाँ आ रहा है बेटा फेस वाला ब्लॉक? सर, हाँ जो वीडियो ऑन होती है ना, हाँ, तो अभी आपका वीडियो ऑफ है, तो ये ब्लैक कलर का रेंज से हटा दो। तो मेरा वीडियो ऑफ, अच्छा इसकी बात कर रहे हो तुम? इसे हटा दो सर। अब हट गया? नहीं हटा, आप दिख रहे हो। यार पहले भी है ना, मैं नहीं दिख रहा था। अब वो अब खुद हटा देंगे। बार बार इधर उधर करना पड़ता है। अरे तो मैंने थोड़ी कर रखा बेटा ये। मैं तो पहले भी नहीं दिख रहा था, मेरा पहला वीडियो ऑफ था मेरा तो। सर कोई ना, रहने दो। अरे कोई नहीं, मस्त रहो तुम, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? सर आप समझते ही नहीं हो। अरे तो मैं समझ तो गया, और क्या समझूं? बता दो सही मुझे, कैसे समझूं? कौन सा अभी भी आ रहा है कि भाई ये बता? हाँ, तो यार अभी कैसे आ रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अरे यार अभी कहाँ से आ रहा है बता तू मुझे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा सामने। कोई ना सर, रहने दो। बेटा ये तेरे को करना पड़ेगा, मेरे पास कंट्रोल नहीं है इसका। मेरे पास जितने कंट्रोल है मैंने सब हटा दिए मेरे सामने से। ठीक है सर। तो भावनाओं को समझ नहीं रही है।
क्या चक्कर है वैसे, क्या है ये, क्या बोल रही है, कोई बताएगा क्या? हाँ? मुझे भी तो समझाओ यार, मुझे भी तो सीखने का मौका दो, क्या बोल रही है ये? बोलो, अरे कोई तो समझाओ क्या बोल रही है ये? स्क्रीन पर मेरा फेस वाला ब्लॉक कहाँ आ रहा है? फेस वाला ब्लॉक तो तब आएगा जब मैं ऊपर की तरफ करूंगा, अभी तो आया नहीं रहा मेरे पास। सर चलो यार फेस ये वाला नहीं आ रहा, वो ब्लैंक आ रहा है, पर वो बॉक्स तो आ रहा है जो कह रही है वो। तो वो बॉक्स में कैसा हटाऊं, ये मुझे बताओ ना, सिखाओ तो सही मुझे। नहीं अभी हटा दिया था ना आपने सर जस्ट। वो नहीं हटा। यार मेरे सामने नहीं दिख रहा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं अब नहीं एक दिख रहा, अब वापस से दिख रहा। हाँ, अब अब दिख इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने वीडियो चालू किया है। रहा। हाँ एक सेकंड यार, ये क्या कहना चाह रही है, देखे तो सही। इसको हटाएं। अब देखो, अब हट गया होगा बिल्कुल। क्या अभी भी आ रहा है? नहीं अब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा ना? मैं यही तो बोल रहा हूँ, कुछ सीखने का मौका तो दो मुझे। चलिए, फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, बेटा डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस क्या होता है ये चीज समझो। एक्स एफ x1 x2 x3 चलता गया xn, f1 f2 f3 अप टू fn, ये कहलाती है भाई डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। तो यदि मैं इसके मीन की बात करूंगा तो ये आ गया f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 और चलता गया बेटा fn x डिवाइड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। दिस इज x1। तो हम इसको यदि डायरेक्ट लिखना चाहें तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा इसका अरिथमेटिक मीन आ रहा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन हो तो हम उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी देखो, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो यही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अभी क्वेश्चन सब पे करवा देंगे, आपकी क्लियर हो जाएगा। सेकंड होता है एक अज्यूम मीन मेथड। आप क्या करते हैं, मीन को अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मीन। तो इसके लिए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन।
xi माइनस सी। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से मीन को हटा देंगे, जो भी आपने अज्यूम किया है, तो फिर आपका वो डी आ जाएगा। और तीसरा आपको पता है ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय h। यहाँ पर ui होता है xi माइनस a अपॉन h। अभी प्रॉब्लम करेंगे तीनों टाइप की तो अपना क्लियर हो जाएगा, बस अभी तो फॉर्मूले लिख लो पहले। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं बस। ये तीन मेथड होते हैं भाई, आपको मीन निकालना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखा लिखा Yes, क्या? sir. अब देखो दो तीन फॉर्मूले जो मैं हर एक टॉपिक में आपको बताता हूँ। अभी मैंने पिछला टॉपिक करवाया था आपको मीन वाला और जीपी और एचपी वाला, एपी वाला, उसमें भी बताया था। हर एक टॉपिक में ये काम में आएगा। 1 + 2 + 3 अप टू n, क्या बोलते हैं इसको? बोलिए n क्या n कहते हैं plus इसको? 1। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका? n मल्टीप्लाइड बाय n + 1/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो मैंने क्या बोला? 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फिर है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये सब काम में आएंगे अभी। और फिर है आपका सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब। n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये अब वाला फॉर्मूला लगेगा। और लास्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या बताया था भाई? फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सम याद करो भाई, अभी क्लास में ही पूछा था थोड़े दिन पहले। 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स, n स्क्वायर। बिल्कुल सही है, n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, ये चार फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। लिख लीजिए। और फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कभी भी
mean of arithmetic mean of first and natural numbers. This is equal to n plus 1/2. यदि आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन निकालना है तो यह आएगा n plus 1/2. कैसे आएगा देखो जरा. Mean of first and natural numbers. तो ये हो गया आपका 1 plus 2 plus 3 up to n divided by n. तो ये आ गया आपका n plus 1/2 divided by n. So this is equal to n plus 1/2. This is the mean of first and natural numbers. तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन निकालोगे तो क्या आएगा n plus 1/2. चलिए बेटा यहां तक लिखने के बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना. आ जाओ.